हेलो दोस्तों, जैसा कि 9th क्लास हम पढ़ रहे थे कि सेपरेशन कैसे करना है मिक्सचर में से कंपोनेंट्स का। हमने सारी प्रोसेसेस देखी, कैसे मिक्सचर हो सकते हैं और उनको कैसे हमें अलग करना है। सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कॉलर टाइप में से जो और टाइप्स निकले हमने उनकी प्रोसेस देखी। तो उनके सेपरेशन की सीरीज में ही एक और सेपरेशन आता है कि अगर मुझे एयर में जो गैसेस प्रेजेंट है उसको अलग करनी है, उनको अलग करना है। ठीक, तो सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर, ये इस लेक्चर का टॉपिक है। ठीक, तो अब हम सबसे पहले जिस चीज़ को अलग करना है, जिस पिक्चर को अलग करना है, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो एयर क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ये बात हमें समझ में आती है। होमोजीनियस मिक्सचर किसका? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, आर्गन, जो भी गैसेस प्रेजेंट है, और वो पूरे एटमॉस्फेयर में एकदम होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्योंकि हमने देखा है कि हम चाहे इस जगह रहें या दूसरे स्टेट या दूसरे अर्थ की दूसरी जगह पे रहें, तो ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो सेम है। इसका मीन्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी अर्थ के सरफेस पे, कंट्रीज भले ही अलग हो। ठीक, तो उसको अलग कैसे कर सकते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर है तो जो सारी प्रोसेस है वो काम में नहीं आती। तो हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। याद करो, जो डायग्राम बनाया था, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम समझाया था, कैसे बार बार जो वापस आ जा रहे हैं और जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो ऊपर हो जा रहे हैं, और जिनका भले ही कम है, 2 से 3 केल्विन का डिफरेंस है, वो नीचे आ जा रहे थे। ठीक, तो वही चीज़ अब कंसेप्ट दिमाग में आता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो हम लिक्विड्स के लिए यूज़ करते हैं जो मिसिबल होते हैं, है ना। जैसे हमें 2 अगर मिक्सचर अलग करने हैं तो हम उसमें यूज़ करते हैं। वाटर या अल्कोहल मिक्सचर हो सकता है, अल्कोहल जो साथ में 2-3 अल्कोहल हो सकती है, अभी हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल चैप्टर में। ठीक, तो ये फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन हम 2 मिसिबल लिक्विड्स को अलग करने में करते हैं। इसका मीन्स कि अगर मुझे एयर, अब एयर क्या है? गैसियस है, तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो अगर मैं माइंड मैप बनाऊं या जो पूरा एक प्रोसेस है उसकी फ़ोटो मैं ड्रॉप करूंगा, इस लेक्चर में नीचे वो आ जाएगी, देख लेना क्या प्रोसेस है, एनसीईआरटी में भी वो अवेलेबल है। ठीक, तो पर मैं तुम्हें कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि तरीका क्या है करने का। अब मेरे पास एयर प्रेजेंट है, वो गैसेस स्टेट में है। ठीक, तो अगर मुझे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना है, और वो सिर्फ होता है लिक्विड्स का जो मिसिबल हो, 2 लिक्विड्स का, ये बात नोट कर लो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उनका होता है जो मिसिबल लिक्विड्स हो। अब एयर मेरी गैस है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे यूज़ होगा? तो सबसे पहले हम कंप्रेस और कूल करेंगे गैस को, ताकि वो लिक्विड में चेंज हो। क्योंकि जब मैंने एक डायग्राम ऐसे बना के तुम्हें समझाया था, याद करो कि जब मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ, पार्टिकल्स ऐसे घूम रहे हैं। ठीक, अब पार्टिकल्स पास आ गए, और जब हमने और ज़्यादा कर दिया तो पार्टिकल्स और ज़्यादा पास आ गए। इसका मीन्स अभी यहाँ पर प्रेशर क्या है? कम। अब प्रेशर बढ़ गया, और अब प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया, 2 एरोज मतलब और ज़्यादा बढ़ गया। अब यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस था, तो ये गैसियस स्टेट में थे। अब मैंने प्रेस करा तो ये पास आए, और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाया तो ये और ज़्यादा पास आ गए। इसका मीन्स कि जो एयर है अब वो लिक्विड स्टेट में लिक्विफाई हो गई। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स पास आने लगे, पार्टिकल्स पास आए तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। यही चीज़ हमने यूज़ करी कि इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड कूलिंग टू अ लो टेम्परेचर। ठीक, तो टेम्परेचर कम कर देंगे तो एयर को हम लिक्विड बना सकते हैं। जैसे पानी पीते हैं ना, तो जो एयर प्रेजेंट है, अगर हम उसका प्रेशर इंक्रीज कर दें बहुत और टेम्परेचर बहुत कम कर दें, तो वो हमारी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगी, तो तुम ऑक्सीजन पी सकोगे, ऐसा हो जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक, तो लिक्विड एयर अब हमें जो है अवेलेबल होगी, लिक्विड एयर मिल गई। अब हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, है ना, और कॉलम भी करेंगे, और अलग अलग जो गैसेस है अलग अलग हाइट पे क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब होगी। क्यों? क्योंकि उन सब का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। मैंने टेबल बनाई है, समझो। बॉइलिंग पॉइंट -183, -186, -196। अवेलेबिलिटी देखो,
हमारी ऑक्सीजन लगभग 21% होती है, नाइट्रोजन 78% होती है, और ये टोटल मिला के 99% बनाते हैं। 1% जो है थोड़ी बहुत गैसेज होती है। इसका मीन्स कि अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो अगर जब मैं लिक्विड एयर को फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डालूंगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करूंगा, सबसे पहले इसके वेपर्स आएंगे क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ये मेरा ऊपर चला जाएगा, ऑक्सीजन सेपरेट कर लेंगे। देन उसके बाद आर्गन सेपरेट होगी और ब्लास्ट में हम नाइट्रोजन सेपरेट करेंगे। बात क्या ध्यान में रखनी है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो एवापोरेट होता है, वो ऊपर जाता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, उसके वेपर्स पहले बनते हैं और उसको हम अलग ऑब्टेन करते हैं और बाकी सब मिक्सचर में रह जाता है। ठीक, तो ये पूरा माइंड मैप था कि एयर को सबसे पहले लिक्विड में चेंज करो। वो हम चेंज कैसे करेंगे, इंक्रीजिंग द प्रेशर लोअरिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द प्रेशर लोअरिंग द टेम्परेचर। इंक्रीजिंग द प्रेशर मीन्स कि पार्टिकल पास आएंगे, अब उनके पार्टिकल्स लिक्विड की तरह, जैसे लिक्विड में पास होते हैं पार्टिकल्स, वैसे ही पास हो जाएंगे और वो अब टेम्परेचर लो है तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, देन लिक्विड एयर को हम धीरे धीरे वार्म अप करेंगे, मतलब हीट देंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होगा वो सबसे पहले जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन, देन आर्गन, देन नाइट्रोजन। बाद में हम जो मिक्सचर है उसमें से प्योर ऑब्टेन कर लेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था कि कैसे हम गैसेस के जो गैसेस प्रेजेंट है हमारे एयर में, एटमॉस्फेयर में, उसको अलग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्रिस्टलाइजेशन। अब जो नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक है मिक्सचर में अलग करने के लिए, वो हमारे पास है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन वर्ड पे अगर हम जाएं तो क्रिस्टलाइजेशन मीन्स कि हम क्रिस्टल्स फॉर्म करेंगे। क्रिस्टल्स किसके फॉर्म करेंगे, जो भी सॉलिड हमें ऑब्टेन हुआ उसके हम क्रिस्टल्स बनाएंगे। तो सेपरेशन ऑफ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, ये इसका मीन्स है। ठीक, इसमें इम्प्योर फॉर्म होगी हमारे पास सब्सटेंस की, उसको प्योर सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं, सिंपल हीटिंग का होता है। लेकिन अभी देखते हैं, ठीक, यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड जो आएंगे उनको प्यूरिफाई करने में यूज़ होता है। प्यूरिफाई सॉल्ट सेट वी ऑब्टेन फ्रॉम सीज, जो समुद्र से हमें सॉल्ट्स मिलते हैं, कॉमन सॉल्ट या कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जो भी सॉल्ट्स मिलते हैं ओशियन वाटर से, उसमें सॉल्ट्स डिजॉल्व है। जब उन्हें हम ऐसे सी बेड पे देखें या कोस्टल एरियाज में जो लेयर जम जाती है, अब वहाँ पर जो सॉल्ट्स है उनके अंदर इम्प्यूरिटीज़ होती है, तो उनको अलग करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। ठीक, तो एक और दिमाग में बात आती है कि क्रिस्टलाइजेशन में हम हीटिंग करते हैं। ठीक, तो क्रिस्टलाइजेशन में हीटिंग करने पे सिंपल एवापोरेशन में भी तो यही होता है कि अगर मेरे पास कुछ पड़ा हुआ है, उसमें मिक्सचर है, मान लो शुगर और वाटर का मिक्सचर है, हमें मुझे अलग करना है, तो मैं हीट करूं तो मुझे शुगर ऑब्टेन हो जाएगी। लेकिन हमें शुगर, अगर मैं देखूं, शुगर के क्रिस्टल्स हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कंजप्शन में, शुगर के क्रिस्टल होते हैं बॉक्स टाइप के, लेकिन जब हम उसे डिज़ोल्व करेंगे तो वो इनविजिबल हो जाते हैं। और जब मैं कहता हूँ कि तुम इस कंटेनर को हीट करो, तो तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि जो शुगर तुम्हें मिलेगी वो ऐसे क्रिस्टल्स नहीं बनने वाले, वो एज इट इज़ एक लेयर जम जाएगी। इसका मीन्स कि सिंपल एवापोरेशन से क्रिस्टलाइजेशन अलग है। जो तुमने शुगर के क्रिस्टल्स स्क्वायर बॉक्सेस में देखे जो हम यूज़ करते हैं, वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से बनता है। ठीक, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, शुगर, इसलिए शुगर क्रिस्टल्स कहते हैं इन्हें। ठीक, लेकिन सिंपल एवापोरेशन में डायरेक्ट हीटिंग करेंगे तो इनका जो है अलग क्यों है। पहला पॉइंट कि कुछ जो सॉलिड्स होते हैं वो डिकम्पोज कर जाते हैं अगर मैं हीटिंग करूं, और उनका मेल्टिंग पॉइंट या जो बॉन्ड टूट सकते हैं उनके, अगर वो कम है तो वो डिकम्पोज करके कुछ और कंपाउंड्स बना लेते हैं, या फिर जैसा हमें क्रिस्टल्स चाहिए, जिस फॉर्म में चाहिए वो नहीं मिल पाते, है ना। तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने शुगर का बोला कि शुगर को जब अगर हम क्रिस्टल्स मिले हैं उसको मैं डिज़ोल्व कर दूं और जब हीट करूं तो मुझे एकदम लेयर सी मिलती है या चर टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है। ऐसे क्रिस्टल्स नहीं मिलते सिंपल एवापोरेशन में। ठीक, ये मैंने लेयर बनाई, ये मिलता है, जबकि क्रिस्टलाइजेशन में ये मिलता है। तो एक और मैं रिएक्शन देखूं कि अगर हम ऐसा कोई सॉलिड ले, मान लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर जाता है, ठीक है, वैसे तो ये सॉलिड है।
अब इसका मेरे पास मुझे प्योर फॉर्म में करना है। अब इसका प्योर फॉर्म बनाना है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि जो वोलेटाइल पार्टिकल्स हैं एवापोरेशन के टाइम उड़ जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, प्योर कंपोनेंट। ठीक, तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें तो ये हमें चीज़ मिलती है, ये गैस होती है। और कैल्शियम ऑक्साइड या तो इसकी गैस बन के निकल जाएगी या फिर ये एज इट इज़ रहेगा। तो अगर मुझे इसका प्योर फॉर्म चाहिए था, अब मैंने इसको हीट करा, अब ये डिकम्पोज हो गया है ना, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो डिकम्पोज कर गया, इसका मीन्स कि अब ये चीज़ हमें डायरेक्ट सिंपल एवापोरेशन नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें कुछ और इसके लिए क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करना होगा, तब हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। दूसरी बात कि कई बार इम्प्योरिटीज़ इनसॉल्युबल होती हैं, मतलब इम्प्योरिटीज़ सॉल्युबल है तो फिल्ट्रेशन तुम कितना भी कर लो तो वो सॉल्यूशन के साथ आ जाएंगी। इसका मीन्स कि अगर इम्प्योरिटीज़ सॉल्युबल है तो फिल्ट्रेशन के बाद एवापोरेशन हम नहीं कर सकते। ठीक, अब एप्लीकेशन क्या कि ये तो प्रोसेस तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ, अगर सॉलिड्स डिकम्पोज कर रहे हैं तो हमें क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करना है। एप्लीकेशन, पहली बात तो मैंने सॉल्ट बोल ही दिया कि सी वाटर से जो सॉल्ट मिले हैं हमें उनको प्यूरिफाई कर दो। देन सेकंड पॉइंट कि जो हमारे पास, अब जैसे ये एलम है, ये भी एक सॉल्ट का एग्जांपल है, इसे डबल सॉल्ट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24H2। ठीक, तो इतना बड़ा है, एक K2SO4 ये सॉल्ट है, A2SO4 ये सॉल्ट है, ये डबल सॉल्ट है। तो अगर इसका प्योर फॉर्म ऑब्टेन करना हो इम्प्योर सैंपल से तो हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं, हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं, प्योर सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टल्स की फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक, तो ये जब इसके नोट्स बना लेना। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें ये चैप्टर पूरा बाइंड अप करेंगे एंड देन उसके बाद क्वेश्चन लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो तब तक इसके नोट्स बनाओ यहाँ तक, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाटर का फिल्ट्रेशन कैसे करना है और उसके बाद फिजिकल और केमिकल चेंज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।